मैं अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका गया था लास्ट ईयर, तो आई सॉ जो कोलंबो का पोर्ट है, इट इज़ बीइंग रन बाय अ चाइनीज़ कंपनी एंड इतनी सोचने की बात है कि इट्स ए आइलैंड कंट्री, बट वहाँ पे दुबई की तरह लैंड रिक्लेम करके पोर्ट बना रहे हैं। जो शीशा है आपका, वैसा एक मेटल बना रहे थे जिससे आप आर पार देख सकते हैं। एंड वो लोग डिसअपियर हो गए कहीं आफ्टर यूएसएसआर। आई वाज रीडिंग के सडनली नोबडी नोज अबाउट दैम। वो कहाँ गए? पूरे भारत में एक भी हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है। आप मानते हैं पूरे भारत में हेलीकॉप्टर सिखाने के लिए कोई एकेडमी नहीं। जो हेलीकॉप्टर के 2-3 सिमुलेटर्स हैं एंड बल्क ऑफ द पायलट्स of the bulk, I'll put it as high as more than 90 to 95% pilots who are flying helicopters in a country are ex-military pilots. Army, Navy, Air Force, Coast Guard, इनके मिला के सारे यही pilots। जैसे वो ना कहावत है कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया बट पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखा। तो कुछ चीज़ ये अपने पास रखना चाहते, ये मेरा मानना है। जो F-22 है, F-35 है, ये प्रूवन जहाज जो इकोसिस्टम है एविएशन की, उसमें आप कहाँ उतरते हैं? मतलब आपकी क्रू की क्या कैपेबिलिटीज़ है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कैपेबिलिटी, आपकी रिपेयर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपके एयरफील्ड्स कितने हैं, सपोर्ट सिस्टम सारा लेके एनालिसिस करते हैं। उसमें आपको जान के खुशी होगी कि भारत चीन के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। आज हमारे साथ हैं एयर मार्शल संजीव कपूर सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। नाम से क्लियर होगा सर, एयर मार्शल थे इंडियन एयरफोर्स में और रिसेंटली रिटायर हुए। एंड सर हैज़ बीन ग्रेशियस इनफ टू कम फॉर अ पॉडकास्ट टू टॉक ऑन डिफरेंट इशूज़। हम अलग अलग विषयों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वालों के मन में बड़े सारे सवाल होते हैं कि सर जियो पॉलिटिक्स के ऊपर तो आप बहुत बात करते हैं, डिफेंस के ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो हम ये एक लंबा डिस्कशन होने वाला है, इस पर हम अलग अलग इशूज़ के बारे में बात करेंगे। राफेल पे भी बात करेंगे, हम जो मॉडर्नाइजेशन है उस पर बात करेंगे। दुनिया में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से चल रहे हैं, क्या नए चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बात करेंगे बिकॉज सर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए को कमांड भी किया हुआ है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में रहता है, राफेल ही क्यों? मतलब राफेल क्या है जो उसको अलग बनाता है, बेहतर बनाता है बाकी के प्लेटफॉर्म से या बाकी के फाइटर जेट से, कि इंडियन एयरफोर्स बार बार राफेल को ही चूज़ करती है? इसकी अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो भारतीय वायुसेना की जो इन्वेंट्री है स्कॉन्स की, क्योंकि MiG-21 एक समय में सबसे बड़ी इन्वेंट्री थी भारतीय वायुसेना की, एंड उसके प्रति भारत ने ये निर्णय लिया था कि हम इंडिजिनस जहाज़ बनाएंगे जो LCA। अब जो भी डिलेज हैं, जैसे अभी भी मान के चलिए, अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि अमेरिका की GE कंपनी ने F404 इंजन देने थे और हमारे को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से LCA Mark II के लिए F414 इंजन चाहिए थे। ना F404 आए हैं ना F414 की बात हो रही है। हम जितना मर्जी, जबकि सर हम पेमेंट कर चुके हैं। हाँ जी, तो उसमें वो कुछ डिलेस बता रहे हैं। तो ये जो गैप है ये समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एंटिसिपेशन है, एयरफोर्स ने बहुत साल पहले इसको एनालाइज कर लिया था। तो हमने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया था, उसमें 6 MMRCA के लिए तो 6 जहाज़ आए थे। उसकी बहुत ही कठिन इवैल्यूएशन होती है। उसके अंदर इन जहाज़ों को हर टेम्परेचर कंडीशंस, स्नो, सी, समर्स में डेजर्ट्स के ऊपर इवैल्यूएट किया जाता है और उसकी इवैल्यूएशन के बाद राफेल वाज द क्लियर लीडर। इट इज़ ऑल साइंटिफिकली एंड अदरवाइज टेस्टेड। एंड हमारी एक एजेंसी है बैंगलोर में, एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट, AST कहते हैं उसको। उन्होंने एवैल्यूएशन की, उसके बाद भारत ने बोला कि हमारे को ये जहाज़ चाहिए। तो ये जहाज़ अब डिले होता रहा करते कराते फाइनली 2019 में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर से, शायद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 59,000 करोड़ में हमने 2 स्कॉड्स लिए। तो अगर आप देखा जाए तो पर पीस कॉस्ट including infrastructure creation, labs and other things, comes to about 1,600 to 1,650 crores per piece. Now, this is quite a lot of money. अब अगर आपका जो प्रश्न पे आऊँ कि अगर हम वाई राफेल, ये जितनी एवेल्यूएशन की है इसमें 3 से 4 साल बीत चुके हैं।
ये टाइम टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, इट हैज़ टेकन पार्ट इन वेरियस वॉर्स, प्रूवन है, एंड इसका हमारे देश में जो भी सेटअप है वो स्टार्ट हो गया है। अब अगर 114 जहाज़ लेने हैं इस वक्त और टाइम टेस्टेड और यूज्ड है, तो जैसे हमने C295 का भी वो किया है मॉडल, ऑन सिमिलर मॉडल इफ़ यू बाई इन बल्क, सो डासो या जो भी कंपनी जिसके साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ हम ऑफ द शेल्फ ले सकते हैं और कुछ का हम यहाँ पे इकोसिस्टम बना सकते हैं कि यहीं पे असेंबल हो, यहीं पे हमारी इंडस्ट्री, जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा जब प्रधानमंत्री गए थे C295 का, तो उसका जब मैं प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें बताया था कि आज की डेट में जब ये जहाज़ आएंगे तो सिर्फ 48% वुड बी दी इंडिजिनस कंपोनेंट, एंड ये बढ़ के अगले 10 साल के अंदर 78 to 80% हो जाए। इन चीज़ों की मान्यता ये है कि कल को अगर आपकी लड़ाई लगती है या आपको आवश्यकता है स्पेस की, तो वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन। तो मेरे मानने से अगर रफ़ेल जहाज़ हम खरीदते हैं आज की डेट में, क्योंकि इट हैज़ वेरी हाई एंड, इट्स लाइक 4.5 जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन का स्टेल्थ है इसके अंदर, कैन फ्लाई क्लोज टू 2 मार्क, इट फ्लाइज अबाउट 50,000। द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर जितने सिस्टम्स लगे हैं वो आपस में बात करते हैं, इनके रडार्स, RWR, ASPJs, they talk to each other and it's a wonderful machine, this thing, and अभी 2 ही स्क्वाड्रन्स हैं। तो मेरे मानने से मेरा ये मानना है कि अगर हमें तुरंत ये निर्णय लेना है तो इवैल्यूएशन का पार्ट बच जाएगा, उसका R&D का पार्ट बच जाएगा, उसकी इंट्रोपरेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ें पायलट्स की ट्रेनिंग बच जाएगी। क्योंकि पहले क्या हुआ है कि हमारे पास वेरिड इन्वेंट्री थी, हमारे पास करीब 10-15 तरह के जहाज़ रहते थे, उन 10-15 जहाज़ों को उड़ाने के लिए हमारे को 10-15 टाइप की ट्रेनिंग, उन जहाज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे को उतने टाइप के लोगों को उन सिस्टम्स के ऊपर ट्रेन करना पड़ता था। तो ग्लोबली अभी देखा जा रहा है कि हर तरफ इन्वेंट्री कम होती जा रही है, हर तरफ वो कर रही है, हमें भी अपना जो दायरा है वो लिमिटेड उसमें रखना चाहिए। तो मेरे मानने से कि ये रफ़ाल वुड बी अ बेटर ऑप्शन एट दिस स्टेज। सर, ये आपने जो जी के इंजन्स की बात की जो हम तेजस में यूज़ कर रहे हैं LCA में, सर वो मतलब सरप्राइजिंग तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द US एस्टैब्लिशमेंट डज विद ऑलमोस्ट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, कि वो इस तरह की डिफेंस डील्स को यूज़ करते हैं आपके अगेंस्ट स्ट्रिंग्स पुल करने के लिए, टू गेट देयर जियोपॉलिटिकल एजेंडा आउट ऑफ इट। तो मतलब एग्जाम्पल किताबें लिखी जा सकती हैं 10 वॉल्यूम की इसके ऊपर जिनके साथ उन्होंने ये काम किए हैं। तो हम क्या ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे जी के इंजन्स को लेकर के कि नहीं हम अमेरिका से लेंगे, और वो बिकॉज इस समय में जब आप पेमेंट ले चुके हैं और आपके यहाँ पे प्लेन्स, अच्छा वो प्लेन्स हैं, वो कोई मोटर बाइक नहीं है कि स्पेयर पार्ट नहीं आया तो चलो ठीक है आ जाएगा तो लगा देंगे, मतलब उसकी मेंटेनेंस हो रही है हर महीने, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इंडियन टैक्स पेयर्स के। तो अब वहाँ से अगर वो 12 महीने भी डिले कर देंगे तो 12 महीने में तो सर हमारे कितने हज़ारों करोड़ का नुकसान होगा। ये जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, और कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में बहुत पीछे है। हम चीज़ें बना लेंगे और 5-7 साल में, बट जो कटिंग एज वाली चीज़ें हैं उसमें हम काफ़ी दूर हैं। अब सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो बॉल पॉइंट पेन की जो बॉल होती है ये सिर्फ दुनिया में 3 ही देश बना पाते। तो ये जो फाइन माइक्रो मिलीमीटर्स में जो कटिंग मशीन और डाइज हैं जो ये सामान बनाती हैं, अब आप एक जहाज़ के उदाहरण ले लीजिए। अब वो जो जहाज़ है उसके अंदर अगर 20,000 रोटेशंस पर मिनट पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पे कोई अगर मेटल सस्टेन कर पाता है अपनी कैपेबिलिटी, ये मेटलर्जी लाना बहुत कठिन काम है। इंजन बनाना बहुत ही हाई एंड जॉब है। इंजन्स दुनिया में मुश्किल से 4-5 देश ही बना पाते हैं, और ये देश आज से 40-50 साल पहले शुरू हुए। अगर आप भारत की तरफ देखें तो हम उन सब चीज़ों में आगे बढ़ गए हैं जो हमें विदेशों ने डिनाई की। हमारे को स्पेस डिनाई किया गया, हम उसमें मून पे पहुंच गए। हमारे को मिसाइल जो है उसकी जानकारी दूसरे देश नहीं देना चाहते थे, हम उसमें आगे पहुंच गए। हमारे को न्यूक्लियर के बारे में कोई देश नहीं देना चाहता था, नो हाउ और टेक्नोलॉजी, हम उसमें आगे बढ़ गए हैं।
बट आर्म्स एक ऐसी चीज़ है कि जो ये एक लॉबी है दुनिया की जो चाहते हैं कि हर तरफ जंग चढ़ती रहे, तो वो फ्री में भी बांटने को तैयार हैं कि आप किसी न किसी कारण से लड़ते रहें, आप किसी न किसी कारण से एक दूसरे से उलझते रहें, और वो आप मांगोगे तो आपको सप्लाई देंगे। अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं भी है, अब जैसे आपने उदाहरण दिया, तो मेरे मानने से जैसे लीबिया में गद्दाफी के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इराक में नहीं, इराक में ले लीजिए, सीरिया में ले लीजिए, यमन में ले लीजिए, इवन रिसेंटली यूक्रेन में थी। तो ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ये आपको लड़ने पे मजबूर कर, जब आप लड़ने पे मजबूर करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो 4-5 देश हैं दुनिया में जो ये सामान बनाते हैं तो उनका बिकेगा। तो इसका मेरे मानने से ये है कि जब तक हम अपने देश में अपने लोगों से अपनी चीज़ ना बनानी शुरू कर दें और जब तक हम उन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो नलका अपने हिसाब से खोलते हैं। अगर उनका मन करेगा तो ज़्यादा खोल देंगे, नहीं करेगा तो बोलेंगे हमारे पास है नहीं या कुछ है। एंड जैसे भी आप रफाल का पिछला क्वेश्चन पूछा था, ये नहीं है कि अब वो आप आज बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे, तो उनके यहाँ पे भी डिमांड है, उनके यहाँ पे भी और देश मांग रहे हैं, शायद 5 या 6 देशों में उड़ते हैं अभी वायुसेना में, तो नेवी भी हमारी ले रही है जहाज, रफाल एम ले रहे हैं। तो इसके 3 वेरिएंट हैं, दासो के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से रफाल एम इज़ फॉर मैरीटाइम, उनका जो सिंगल सीटर है उसको सी बोलते हैं, और जो ड्यूल सीटर रफाल है उसको रफाल बी बोलते हैं। सर ये हमारे यहाँ सर ये ड्यूल सीटर की इतनी वो प्रेफरेंस क्यों होती है कि हमको ड्यूल सीटर चाहिए? सी ड्यूल सीटर बेसिकली एक ट्रेनर जहाज होता है। जब एक पायलट जैसे Su-30 है उसमें इनहेरेंटली 2 ही क्रू चाहिए होते हैं, बट जो ये फाइटर्स होते हैं उसमें इनिशियल ट्रेनिंग के लिए 2 लोग चाहिए। तो बिकॉज अगर आप सीख रहे हैं तो आपको जो सिखाने वाला है वो पीछे बैठता है, तभी आप सीख के उस कॉकपिट में जा सकते हैं जो सिंगल सीटर है। कई ऐसे स्पेशल मिशन होते हैं या कई ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें इट इज़ हेल्पफुल टू हैव अ सेकंड पर्सन। तो सर सिमुलेटर्स भी तो है ना? सिमुलेटर्स तो बेसिकली आपको बेसिक फ्लाइंग सिखाने के लिए हैं, आपको टैक्टिक्स देने के लिए हैं, बट जो असली में जो चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें आप सिमुलेटर पर नहीं कर सकते, उसको सिखाने के लिए आपको एक इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता होती है। तो हर स्क्वाड्रन में, हर यूनिट में पहले आपको बेसिक फ्लाइंग सीखनी पड़ती है, उसके बाद आपको वो रोल्स सिखाते हैं, अलग अलग विभिन्न रोल होते हैं, जैसे क्लोज फॉर्मेशन हो गई, फायरिंग हो गई, नाइट फ्लाइंग हो गई, एरोबेटिक्स, कॉम्बैट हो गया। तो वो जो सिखाने के लिए आपको व्यक्ति चाहिए, उसके लिए ट्रेनर जहाज चाहिए रहते हैं। उसके अलावा आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है। अब आप मानिए आप जहाज में बैठे हैं पहली बार और आपको किसी दूसरे जहाज से हवा में ईंधन लेना है, अब ये तो कोई स्किल है, मतलब सिमुलेटर में आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, बट जब तक आप उस टर्बुलेंस में, उन बादलों में, उस कंडीशंस में जहाँ आपको जहाज स्टेबलाइज करना है और कम समय में जहाज को एंगेज करके उसमें ईंधन ले सकें और फिर अपने मिशन के लिए जा सकें, ये जो चीज़ें हैं ये फिजिकली ही की जाती हैं। सर एक हम आपने अभी बात की डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो हम ऑपरेट करते रहे हैं। हम डॉर्नियर भी कर रहे हैं, हम नैट भी उड़ा रहे हैं, हम MiG-21 भी उड़ा रहे हैं, फिर हम जैगुआर भी उड़ा रहे हैं। मतलब दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था जहाँ से हमने जहाज नहीं लिया हो। तो सर इसमें एक सबसे बड़ा जो चैलेंज जो हमेशा डिस्कस होता है नेटवर्क्स पे, वो ये है कि हमारे से एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम भी डिफरेंट ओरिजिन्स के हैं। हमारे पास रशियन भी है, हमारे पास इजरायली भी हैं, हमने अपना खुद का भी डेवलप किया इंडिजिनस आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो वो कहते हैं कि यार जो रशियन प्लेटफॉर्म है वो जो नेटो के जो प्लेन्स हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट करने के लिए नहीं बना, इट ऑलवेज आइडेंटिफाइज इट एज एन एनिमी। हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज उनके जो सोर्स कोड है हाँ जी, हाँ जी। वो इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट लिखे गए। ठीक कह रहे हैं आप। तो हम ये बार बार ये कहते हैं कि एयरफोर्स जो है कहती है कि हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे। और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी हुए हैं रिसेंटली, जब हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने हमारे ही अपने ही मतलब हेलीकॉप्टर्स को जो है कि मिस आइडेंटिफाई करके जो है टारगेट कर लिया। तो सर ये कितना बड़ा चैलेंज है एंड हैज एयर फोर्स थॉट अबाउट इट? यस, वी हैव थॉट अबाउट इट। हम इस पे कंटिन्यूसली काम करते हैं। सी, मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसा देश हैं जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री इतने 70 सालों से पहले इतनी विकसित नहीं हुई है। हम पीस मील काम करते हैं और हमें जहाँ से भी अच्छी कीमत पे अच्छी चीज़ मिल गई हमने ले लिया। तो हमारी इन्वेंट्री बहुत ही वॉल्यूमनस है।
अब दिक्कत ये हो गई, जैसे आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ AN-32 का। अब AN-32 एक हवाई जहाज है जो भारत ने 80s में लिया था, आर्म्स ड्रॉप भी करता था। हाँ जी। तो उस टाइम पे USSR था। उस USSR जो 91 में डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद USSR की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अलग अलग देशों में बट गई। अब ये जो एंटेलॉफ कंपनी का जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन था वेंट टू यूक्रेन। तो AN-32 अब एक यूक्रेनियन कंपनी बन गई, एंटेलॉफ कंपनी। इनके AN-26 ये जहाज थे। फिर भारत ने केस टेकअप किया कि हम AN-32 को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि तो उसमें जो चीज़ें उस टाइम की फिटेड थी वो 80s की फिटेड थी। कम्युनिकेशन हो गया, रडार्स हो गए, आपकी रेडियो टेलीफोनी हो गई, जो भी कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। अब वो जहाज गए अपग्रेडेशन के लिए यूक्रेन। अब यूक्रेन ने वहाँ पे 50 जहाज अपग्रेड कर दिए, बल्कि बाकी बोला अब इंडिया में होंगे, तो वो किट देंगे हमारे HAL में, कानपुर में उसको अपग्रेड करेंगे। अब कहीं इस दौरान में इनकी कहा सुनी स्टार्ट हो गई। 2014 में अगर आपको याद हो तो रशिया ने क्राइमिया भी एनेक्स कर लिया। तो मेरे हिसाब से जो अभी जो जंग चल रही है इसकी शुरुआत 2014 में हो चुकी थी। तो 2014 के बाद इस अपग्रेड में AN-32 के कुछ कंपोनेंट्स रशिया से आते थे जो यूक्रेन में फिट होके आते। रशिया ने वो कंपोनेंट देने बंद कर दिए। अब यूक्रेन ने क्या किया कि कई दिन तो कोशिश करते रहे, अब उन्होंने ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया, यूक्रेनियन कंपनी। अब उसमें जो कंपनीज बिड की वो विदेश की कंपनी, कोई फ्रेंच कंपनी है, कोई स्वीडिश कंपनी है, कोई नॉर्वेजियन कंपनी। अब वो इक्विपमेंट इन देशों से आगे इस AN-32 में वो फिट करना चाहते हैं। अब आप उस क्रू के बारे में सोचिए कि कुछ जो अपग्रेड नहीं हुए हैं वो ओरिजिनल रशियन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उसमें जो अपग्रेड होकर आई हैं वो यूक्रेन कर रहे हैं, और ये जो लास्ट बैच की चीज़ें आ रही हैं इसमें यूरोपियन चीज़ें फिट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब तक खुद सक्षम नहीं बनेंगे, जब तक हम ये जो चीज़ें हमारे को मैटर करती हैं हमारे देश से, हमारी इंडस्ट्री, अभी मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी आई है बेल की तरफ से। बेल इज डूइंग ए बिग वे। जैसे आपने प्रश्न पूछा उसके जवाब में कि जो चीज़ें भिन्न हैं बिटवीन से वेस्टर्न एंड रशियन वे, उनकी जो इंटीग्रेशन है, हमारे जो ISCCs हैं, जो बाकी कंट्रोल स्टेशन हैं, उसके प्रति जो भी चेंजेस करने हैं सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, ये कंपनीज कर रही हैं। तो कुछ उनके यहाँ से कोलैबोरेशन आ रही है। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ, भारत में जो अवैक्स बने, हमारे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स आए, तो उसमें भी कई दिक्कत आई। अब जो एयर टू एयर रिफ्यूलर आए 2004-05 की बात है, जब हम आई वॉज इन्वॉल्व विद एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, तो उस टाइम पे जो पॉड बन के आया है, अब उस पॉड वॉज जो ओरिजिनल रशियन पॉड था उसको उपास बोलते हैं, उपास, जो IL-78 में फिट होता है। बट भारत ने वो पॉड नहीं लिया, क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछा कि वो उसमें Su-30 को भी रिफ्यूल करना है, उसमें जैगवार को भी रिफ्यूल करना है, उसमें मिराज को भी रिफ्यूल करना है। अब हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो रशियन जहाज को भी रिफ्यूल कर सके और जो वेस्टर्न जहाज को भी रिफ्यूल। तो इंडिया वेंट टू इजराइल। तो IAI ने एक पॉड बनाया है, तो वो पॉड अब हमारे जहाज़ों में यूज़ होता है। तो उसके अंदर जो बास्केट है दैट इज़ कंपैटिबल टू द प्रोब्स फिटेड इन द Su-30 ऑल्सो, जैगवार्स ऑल्सो, मिराजेस। अब धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब टुडे एवरी एयरक्राफ्ट विच वी आर गेटिंग इन द इन्वेंट्री ऑफ आवर country is air-to-air refuel capable. Even the helicopters are capable. Even the transport aircrafts like C-17 and all are capable of air-to-air refueling. C-130 is capable of air-to-air refueling. Not only these fighters, the combat enablers like AWACS, like air-to-air refuelers, this thing are also desperately needed for us to become a सर, इंडिया के नेबरहुड में आपने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की बात की। वहाँ पे बार बार ये टीवी डिबेट्स में रिसेंटली हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों चाहिए, ठीक है, भारत को एयर टू एयर रिफ्यूलर्स इतने क्यों चाहिए, मतलब इंडिया को कहाँ जा कर के किससे लड़ाई लड़नी है। हम तो वैसे भी उनके जो है स्ट्राइक रेंज में हैं, ठीक है, दे डोंट नीड एयर टू एयर रिफ्यूलर्स टू स्ट्राइक ऑन अस। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है? तो दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इंडिया एज अ हेजेमन इन द रीजन, कि इंडिया जो है वो फ्यूचर का हेजेमन बनना चाह रहा है। इसके लिए इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इतने एयर टू एयर रिफ्यूलर्स खरीद रहा है, बिकॉज इंडिया के जो एम्बिशंस हैं
is to expand beyond the existing boundaries और geopolitical boundaries जो हैं, और India wants to go and fight wars all around the world. तो ये basically दुनिया के लिए एक खतरा बन के इंडिया उभर रहा है. तो that is the kind of grim picture they are trying to present to the world. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा रहता है कि अगर आप अपने एडवर्सरी को किसी उससे साइकोलॉजिकल या वर्ड ओपिनियन बनाने के लिए कहते हैं तो ऐसी बातें कही जाती हैं. एयर टू एयर रिफ्यूलर इज़ ए एक्सट्रीमली पोटेंट फोर्स एनेबलर. अब जो अभी इसराइल ने स्ट्राइक की है 26 अक्टूबर को ईरान के टारगेट्स पे, या जो हम बालाकोट गए, या जो भी, अब भारत हर साल 8 से 10 इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस करता है. अब भारत के वायुयान, हमारे फाइटर्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं. ये कैसे जाते हैं? ये एयर टू एयर रिफ्यूलर की मदद से जाते हैं. अगर हमारे को अपने आप को कहीं जाना है इंटरनेशनल एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो जहाज़ की जो रेंज है वो 2,500-3 हज़ार किलोमीटर है अकेले की. जब तक वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं करेगा, नहीं तो उसको हर उसमें लैंड करना पड़ेगा. लैंडिंग के साथ एसोसिएटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं. अब हमारे वायुयान डायरेक्टली मतलब कहीं से भी भारत में उड़ के किसी भी आइलैंड टेरिटरी में, जैसे अंडमान निकोबार है, वहाँ तक जाके वापस आ जाते हैं. कहीं लैंड करने की आवश्यकता नहीं है. 10-10 घंटे हवा में एक फाइटर अभी रह सकता है. तो ये जो कैपेबिलिटी है ऑफ, इट इज़ द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट. मतलब उसको एक ही बार में बिना उतरे कितने रोल्स आप करवा सकते हो, उसके लिए उसका हवा में रहना बहुत ज़रूरी है. और उसका हवा में रहना मेनली ईंधन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इतनी खपत है उस जहाज़ में ऑयल की कि जब तक उसका फ्यूल की जब तक वो रिप्लेनिश नहीं होगा तो वो कैसे करेगा. तो इसीलिए जहाज, और इस चीज़ के लिए, और हमारा देश इतना बड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने में करीब 3,500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. तो अगर हमारे को एक एंड से जहाज़, हमारे जो एलसीयाँ अगर नॉर्थ में डिप्लॉयड हैं और उनको सर्विसिंग के लिए बैंगलोर जाना है, तो उनको बार बार थोड़ा उतरने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हमारे जहाज़ ईस्ट में पोस्ट छबुआ या कहीं पे हैं और अगर उनको इधर एक्सरसाइज के लिए आना राजस्थान सेक्टर में, तो वो बार बार थोड़ा उतरेंगे. तो उनके लिए फिर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उन जगह में क्रिएट कीजिए, उसके लिए उतने टेक्नीशियन वहाँ पोजीशन कीजिए, उतना टाइम वेस्ट होगा, उतना एफर्ट वेस्ट होगा, उतनी लैंडिंग्स वेस्ट होंगी. तो वो एक बार वहाँ से छबुआ से उड़ेगा, हवा में ईंधन लेगा और वो यहाँ पे जैसलमेर में उतर जाएगा. ये जो कहना है दूसरे देशों का कि हमारे में हेजीमनी है, ये है. तो सर एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या जस्टिफिकेशन है? सी, एयरक्राफ्ट कैरियर इन इटसेल्फ इज ए मोबाइल. सी, आपके और आपके दर्शकों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एयर पावर होती है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. जब आपको किसी देश को कुछ कन्वे करना होता है, जैसे अमेरिका को कुछ कन्वे करना मिडल ईस्ट में, हाँ, तो एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देता है. वो कुछ नहीं कहता, मुंह से एक शब्द नहीं बोलेगा, बट इट इज़ अ स्टिक एयर पावर. इट इज़ ए बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इन माय ओपिनियन. जब तक ट्रूप्स जब तक पहुंचेंगे, एयर पावर अपना, अगर आपको अपनी वॉर याद है इराक वाली, वो पूरी की पूरी 70-80% शुरू में सिर्फ एयर पावर से चली थी. क्योंकि एयर पावर एक ऐसी चीज़ है जो कि चीज़ों को स्टार्ट होने से पहले ही उस पर डैमेज कर देती है. इट प्रिपेयर्स द फ्लैट ग्राउंड फॉर ग्राउंड ट्रूप्स टू लैंड ऑन. हाँ जी. तो हर चीज़ उससे है. तो एयर पावर को उस हिसाब से देखा जाता है. एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एयर पावर को दुनिया में कहीं पे भी ले जाके प्रोजेक्ट कर सकती है. तो ये जहाज are not dependent on any shore based airfield or support. So तो उसके प्रति अब हमारे मन में भी हुआ है. चीन बहुत फास्ट है. अमेरिका का अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से उनके देश में, यूएस में 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है. 11, बाकियों की मैं बात नहीं कर रहा. और चीन इस दिशा में बहुत फास्ट बढ़ रहा है. तो जिन देशों की सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिनका ट्रेड, जिनकी डोमिनेंस है उस एरिया पे, वो चाहेंगे कि अपने एरियाज़ को डोमिनेट करें. कल को आपके आर्म्स, एम्यूनिशन, सप्लाईज, राशन, फ्यूल, अब हमारा मिडल ईस्ट से ऑयल आ रहा है या हमारा रशिया से ऑयल आ रहा है, अगर लड़ाई लग गई या कुछ हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई, हमारे शिप्स को हाई सीज में सिंक कर देंगे. उनको बचाने के लिए, उनको सेफली, या हमारे कुछ कार्गो जो
वेपन। सर अभी जब हुथीज ने अटैक किया, हाँ जी, तो हमारी नेवी गई ना आखिर वहाँ पे। करेक्ट। तो ये एक चीज़ रहती है जिसके लिए हमारे को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता रहेगी इफ़ यू वांट टू, बिकॉज कोई देश नहीं है दुनिया में जिसके नाम पे ओशन नेम्ड है, कोई देश नहीं है। भारत है जिसके नाम पे इंडियन ओशन नेम्ड है। अगर ये आप दूर की बात तो छोड़िए, पैसिफिक अटलांटिक दूर, अगर भारत को अपनी नाम की जो ओशन है उसी में ऑपरेट करना है और उसी में अपने ही जहाज़ों को सेफली अंदर बाहर करना है, तो हमारे को 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में और एक साउथ में, मतलब, और एक रिजर्व होता है। तो हमारे पास क्यों नहीं ज़रूरत है? तो ये कहते रहते हैं उनके, क्योंकि इन देशों के पास ज़्यादा मैनोवरिंग स्पेस नहीं है, इनके पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है, इनके पास हमारी 7000 किलोमीटर की तो करीब कोस्टल है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर आप देखें, जो EEZ है, उसको ही मिला लें तो हमारा बहुत बड़ा एरिया हमारी नेवी को डिफेंड करना पड़ता है या सेफ गार्ड करना पड़ेगा आने वाले समय में। एंड आप एक्सट्रीम जो सदर्न मोस्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड जाते हैं, वहाँ से क्लियर डे में आपको इंडोनेशिया की लाइट्स दिख जाती हैं। तो इतनी पास हैं हम, मतलब इंडियन, हमारे को लगता है कन्याकुमारी सबसे, बट सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इस ग्रेट निकोबार जो अंडमान के नीचे है। तो हमारी जो देश की रीच है, दैट हैज़ टू केटर फॉर ऑल साइड्स। एंड इधर लक्षद्वीप के पास भी जो आइलैंड्स हैं क्लोज टू मॉलडीव्स, अगर हमारे को अपने आप को डिफेंड करना है, वी विल हैव टू हैव सी पावर इन ऑल दिस प्लेसेस। दैट्स माय टेक। सर हमने अपना एयरफोर्स बेस जो है वो इंडिया के बाहर भी बनाया, सेंट्रल एशिया में भी बनाया। वो तजाकिस्तान में हमारा एक एयरफील्ड था, वो उनकी मदद के तौर पे हमने क्रिएट किया था, आईनी एयरबेस तजाकिस्तान में। तो वो हम बेसिकली वहाँ पे कुछ डिप्लॉयड नहीं है, हमने उनका एयरफील्ड का बेसिक मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग, रडार, उनका जो बेसिक सर्विसिंग है उनके उनकी रिक्वेस्ट पे हमने क्रिएट किया था। यहाँ से तजाकिस्तान जाना हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही कठिन है, बिकॉज यू कांट ओवरफ्लाई इन रूटीन ओवर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑल दिस कंट्रीज। सो if the Indian Air Force has to perforce go, you have to go via Arabian Sea, request Iran to give overflight clearance, request Afghanistan to give overflight clearance, and we have a hostile west neighbor, so we obviously can't overfly that area. तो ऑपरेशनली मतलब इट वाज ऑफ नो दिस थिंग, बट कई बारी बहुत सारी चीज़ें गुडविल के तौर पे की जाती हैं। तो ये एयरफील्ड को जो मेंटेन और अपकीप के लिए, आई थिंक इट वाज मोर गुडविल जेस्चर व्हिच इंडिया डिड टू सेंट्रल एशियन कंट्री। सर सेशल्स में भी सर हमने एक ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया। हाँ जी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी हमने बनाया। हाँ जी। तो चैलेंज इंडिया को आप वेयर डू यू सी, ऑन द वेस्टर्न साइड मोर है या जो सदर्न थिएटर है इंडियन ओशन रीजन वहाँ पे ज़्यादा है, या जो अभी जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आपके ईस्ट में हो रहे हैं, जैसे एक रेजिम चेंज हुआ बांग्लादेश में, हाँ जी, म्यांमार में हुआ, हाँ जी, भूटान के साथ अब हम ये देखते हैं कि चाइना डायरेक्टली इंगेज कर रहा है। हाँ जी। So, which theater do you see is the more like concerning to you? See, we are to be ready as a nation on all the fronts, and we are in fact being encircled by all sides. मैं अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका गया था लास्ट ईयर, तो आई सॉ जो कोलंबो का पोर्ट है, इट इज़ बीइंग रन बाय अ चाइनीज़ कंपनी। एंड इतनी सोचने की बात है कि इट्स ए आइलैंड कंट्री, बट वहाँ पे दुबई की तरह लैंड रिक्लेम करके पोर्ट बना रहे हैं। उनके यहाँ पे उनके ईस्टर्न साइड में श्रीलंका के एक बहुत बड़ा रनवे बना दिया उन्होंने, चीनियों ने। उनको बोला कि आपके यहाँ से हम सिंगापुर से जैसा यहाँ पे एक हब बना देंगे तो दुनिया का सारा कार्गो और ये है। और उनके यहाँ एक सिटी, कोलंबो सिटी में आप देखें ना फोटो में, एक बहुत बड़ा लोटस टावर बनाया उन्होंने। वो एक लोटस की शेप में है, हरे से रंग का, ऊपर उससे पूरा कोलंबो का व्यू दिखता है, और कुछ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। बट इन माय ओपिनियन जब हम वहाँ गए तो खाली पड़े हैं, सारी चीज़ें खाली पड़ी हैं। ना इस टावर में कोई ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ना वो पोर्ट में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, एयरफील्ड से कुछ खास फ्लाइट्स निकली नहीं हैं।
तो ये बेसिकली डेट ट्रैप्स हैं। एंड मॉलडीव्स में यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि हम आपको, अगर आपने पढ़ा हो कुछ साल पहले GMR को वहाँ से निकाल दिया, तो चाइनीज़ कंपनी ने बोला कि हम अपना आके यहाँ पे सेटअप करेंगे, हम आपके रनवे बनाएंगे। दे आर वांटिंग चिटागांग पोर्ट, म्यांमार में कोको आइलैंड्स पे चाइना ने अपना वो कर दिया है। सम आइलैंड्स क्लोज टू थाईलैंड ऑल्सो दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन, जैसा आपने बोला भूटान में जो स्टैंड ऑफ हुआ था ट्राई जंक्शन के पास में, भारत 75 दिन स्टैंड ऑफ हुआ, बट अभी डायरेक्टली दे आर डीलिंग। एंड अभी तक भूटान में जाने के 3 ही रास्ते थे बाय रोड, बिकॉज वहाँ ना रेल है ना कुछ है, एंड एक पारो को छोड़ के कोई वर्थवाइल एयर स्ट्रिप भी नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए जो 3 एक्सेस हैं भूटान में बाय रोड जाने के लिए, नाउ दे आर लुकिंग एट एंटरिंग थ्रू नॉर्थ साइड, थ्रू चाइना साइड। एंड सेम थिंग यू आर फाइंडिंग इन नेपाल। नेपाल में क्या था कि सारी एंट्रीज वाज फ्रॉम द सदर्न साइड। सो जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में अब क्या हो रहा है कि द चाइनीज हैव स्टार्टेड वूइंग द नॉर्मल नेपाली। तो उनको अब कह रहे हैं कि आप भारत पे क्यों डिपेंडेंट हो, आप चीन आइए। तो वहाँ से एक नई एयरलाइन स्टार्ट की है, मतलब कुछ साल हो गए हैं, जैसे हिमालयन एयरवेज है। तो उसका उन्होंने काठमांडू में ऑफिस खोल दिया है एंड सब्सिडाइज रेट पे उन्होंने टिकट कर दिया। तो ईस्टर्न चाइना के जो सिटीज़ हैं, चेंगडू, जो इनके शॉपिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे एन एवरेज नेपाली इन सब्सिडाइज टिकट कैन गो फ्रॉम काठमांडू, बाई थिंग्स एंड कम बैक। एंड दे आर लुकिंग टू एक्सटेंड तिब्बत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं इनटू नेपाल। एंड दे आर टेलिंग एवरेज नेपाली के यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया, वी एज योर नॉर्दर्न नेबर्स वुड बी एबल टू, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपके यहाँ चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। तो हम आपको हाईवेज बना के देंगे, हम आपको रनवेज बना के देंगे, हम पहाड़ों में आपको करके देंगे। तो इस तरह से वो ल्योर कर रहे हैं। एंड वहाँ पे भी कम्युनिस्ट बेस्ड गवर्नमेंट है नेपाल में। तो लाई गई दोबारा। हाँ जी। तो अब ये भी बहुत बड़ा नेक्सस है, मतलब किंगडम, हिंदू किंगडम चेंज्ड इनटू विद ए नॉन एग्जिस्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी। सर हमारे भी बड़े बड़े शौक हैं। वो भी है, बट लॉन्ग एंड शॉर्ट जो आप कह रहे हैं, वी आर टू बी अवेयर एज ए नेशन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड इन ऑल कंट्रीज अराउंड अस। एंड दिस थिंग एज ए नेशन वी हैव टू कीप आवर आइज एंड ईयर्स ओपन, दैट्स व्हाट आई। सर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स जब कुछ ठान लेते हैं ना, तो फिर वो करके ही छोड़ते हैं, फिर आधा अधूरा काम नहीं छोड़ते। सर अगला क्वेश्चन ये है कि आपने बात की कि मतलब हमें हर डोमेन में बेसिकली प्रिपेयर रहना है, नॉर्थ में भी रहना है, साउथ में भी रहना है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। बट सर जो हमारी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अब आपने एक एग्जांपल दिया कि मतलब 2000 राउंड्स या 20,000 राउंड्स अ मिनट एक इंजन में हो रहा है, 1400 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की जो मेटलर्जी है, सर ये सारी मेटलर्जी चाइना ने भी तो परफेक्ट कर ही ली ना। तो एंड इन द 1962 वॉर हम मतलब चाइना से हम बड़ी एयर पावर थे, चाइना कोई एयर पावर नहीं था, हमारे प्लेटफॉर्म ज़्यादा मॉडर्नाइज थे। सर हमने HAL ने मारूत बनाया था, और सर पीपल हु हैव फ्लू मारूत, मैंने उनसे बात की है, वो इस तरह से बात करते हैं, वो कहते हैं कि फ्लाइंग मारूत वाज लाइक कि जैसे यू रन अ नाइफ ऑन अ बटर, इतना स्मूथ वो फ्लाई करता था। और उस समय के जो दुनिया के जो जर्मनी के जो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर थे, उन्होंने वो डिज़ाइन किया था बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर नेहरू गॉट हिम टू इंडिया एंड गॉट हिम टू वर्क ऑन इट। तो सर जब ये सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जब चाइनीज़ पहुँचे यूक्रेन और बाकी देशों में, और उन्होंने विंडो शॉपिंग शुरू की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की और इनकी, और उसके बाद ही हमने देखा है वो सर्ज आया, तो हम क्या कर रहे थे उस टाइम? हम सो रहे थे, हम काफ़ी लेट जागे। और मैं कहीं पढ़ रहा था, आई डोंट नो हाउ फार इज इट करेक्ट, USSR disintegration, the best metallurgy today in the world is by Russians. Nobody can match them. उनकी जो बनाई हुई मेटल की चीज़ें हैं, स्पेशली इन मशीन्स, शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, स्पेस के जो भी हैं, आउटस्टैंडिंग। उस टाइम पे there were few scientists who were working to
create a metal which was to be like glass, transparent glass. जो शीशा है आपका वैसा एक मेटल बना रहे थे जिससे आप आर पार देख सकते हैं. एंड वो लोग डिसअपियर हो गए कहीं आफ्टर यूएसएसआर. आई वाज रीडिंग के सडनली नोबडी नोज अबाउट देम. वो कहाँ गए वो लोग. उस टाइम पे जब इतनी फास्ट 91 में यूएसएसआर आने वाले, मेरा मानना है अगले 100 साल बाद जब लोग, हम तो रहेंगे नहीं, बट जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1991 वुड बी अ लैंडमार्क ईयर. Because the USSR withdrew from Afghanistan in 89 and suddenly 15-17 देशों का जो जोड़ था वो एक झटके में अलग हो गया, जिसको उनको समझ ही नहीं आई कि मतलब हम एक देश थे और अब हमारे के 15-17 भाग हो गया. मतलब आप देखिए कैसे वो बट गए विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट. तो ये एक वेस्ट की बहुत मतलब बढ़िया वो थी. एंड उसमें इनकी जो मेन कमर टूट गई. इन्होंने इतने साल में अपना दोबारा परचम, अब आप देखिए जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वेस्ट. सारी एम्यूनिशन, आर्मामेंट, टैंक्स, उनकी पास अपनी भी इंडस्ट्री थी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की. उनके अपने हेलीकॉप्टर्स बनते थे, जैसे मैंने आपको AN-32 और उनकी कंपनीज थी. बट वो सक्षम ही नहीं है. रशिया ने क्या किया, रशिया का आई थिंक सो जब फिर कुछ साल बाद डिस्कस होगा तो टर्निंग पॉइंट केम जब 2014 में इन्होंने जब पाया कि हमारे दरवाजे तक ही आ गए हैं और हमें इनको अब खदेड़ना है. उसके बाद मेरे हिसाब से जो असली टर्निंग पॉइंट है जब डायरेक्टली रशिया जब सीरिया में इन्वॉल्व हुआ, तब से इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है जो सोई हुई थी, जो मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद लड़खड़ा सी रही थी, उसमें जान फूकी गई. उसमें इन्होंने बेस्ट लोगों को लाके लगाया, उसमें बेस्ट को लगाया. इनके पास अपने पेटेंटेड डिज़ाइंस हैं, वो हैं, इनकी अपनी कंपनीज हैं, उनमें रिवाइवल लाए. जब मैं 2004 में हम ताशकंद गए थे, तो वहाँ के पास एक TAPC फैक्ट्री है जहाँ से एयर टू एयर रिफ्यूलर्स आने थे. तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भारत में आ रहे थे तो उस शहर में ये USSR टाइम के उसके बाद 13 साल बीत गए थे USSR डिसइंटीग्रेट करने के. वो जो लोग थे वो फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो वहाँ पे इल्यूशन जहाज बन के खड़े थे खूब सारे. तो वो कंपनी रिवाइव की गई भारत के ऑर्डर्स के प्रति, एंड इंडिया बॉट दिस एयर टू एयर रिफ्यूलर्स फ्रॉम देयर. तो ये जो लोग थे ये अर्स्टवाइल USSR के लोग थे जो अपने घरों में रह रहे थे. ये लोग वापस आए और इन्होंने वो कंपनी चलाई, और हम उनसे डील करते थे जब वो फैक्ट्री और प्लांट में जाते थे. दे आर सच गुड एंड हार्ड वर्किंग पीपल. वो सुबह 8 बजे आते हैं, शाम के 6 बजे तक, मुश्किल से बीच में आधा एक घंटा का ब्रेक लेते हैं. उनका जो मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया जो वर्कमैनशिप है, द ओल्ड रशियन जो वर्कमैनशिप थी, एक्सेलेंट मीन्स एक्सेलेंट. और दे वर वेरी गुड इन देयर वर्क, दे वर वेरी सो. जो कम्युनिस्ट टाइम की जो डिफेंस इंडस्ट्री है रशिया की, उसकी जो झलक हमने देखी, तो उस अभी तो मैं रिसेंटली गया नहीं रशिया, बट मेरा ये मानना है जो भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं कि इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है रशिया की वो दोबारा रिवाइव हो गई. और आज की डेट में ये जो लड़ाई में कर पा रहे हैं वो इनकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर पा रहे हैं. ये अपने एम्यूनिशन, आर्म्स, एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स, मिसाइल्स, गन्स अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं. दे आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स. यूक्रेन को इन्होंने खुशी खुशी में शुरू में बोला कि मतलब आप तो जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, बोला उसको थप्पड़ मार के आजा, हम देख लेंगे, तेरी मदद करेंगे. तो वो उनको कर दिया, एंड अब उन्होंने लग गए हैं. काफ़ी हिस्सा ईस्ट का वो ऑलरेडी खो चुके हैं, काफ़ी हिस्सा बफर जोन बन गया है. अभी सब वेट कर रहे हैं कि जनवरी के बाद जब नई सरकार आएगी अमेरिका में तो इसका क्या हल होगा. बट मेरे हिसाब से यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस जंग से, क्योंकि दे विल हैव टू फोरगो सम ऑफ देयर लैंड टू रशिया. दे विल हैव टू अंडर वेस्ट इन्फ्लुएंस एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो कि वो होगा. और ये इतने कर्जे में और उसमें इनको डुबो दिया जाएगा कि ये इनकी आने वाली पीढ़ियों का और इंफ्रास्ट्रक्चर
बहुत हद तक डैमेज हो गया होगा लड़ाई से, उसको अगर मान के चलते हैं सुलह भी हो जाती है तो उसको वापस से खड़ा करना अपने देश को वुड कॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एंड सेम इनके जो टॉप लोग हैं, मैं उस दिन एक वीडियो भी देख रहा था, यूक्रेनियंस, वो टॉप लोग वेस्ट में जाके रह रहे हैं और बाकी जो एवरेज यूक्रेनियन है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। सर वो कॉमेडियन जो ज़ेलेंस्की है वो तो वर्ल्ड टूर पे है, वो तो मतलब बढ़िया मतलब चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है दुनिया, इज लिविंग हिज अमेरिकन ड्रीम व्हाइल बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो सर एक आपने जो बात की अभी, इसके ऊपर एक थोड़ा सा और हम बात कर लेते। तुलसी गैबर्ड, उनको अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब CIA, FBI, बाकी की जो उनकी 3-4 सिस्टर एजेंसीज हैं वो सारी की सारी दे विल रिपोर्ट टू तुलसी गैबर्ड, और फिर तुलसी गैबर्ड जो है जाएंगी डोनाल्ड ट्रंप को इंटेलिजेंस के ऊपर सारे रिपोर्ट्स देंगी। अब MSNBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ये शुरू हो गए। ये अनाउंसमेंट होते ही कि कल तक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाया हुआ था तुलसी गैबर्ड को, एंड शी इज अ सर्विंग रिजर्व लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ द US आर्मी। क्यों उसको बनाया था? इस बेसिस पे क्योंकि उसने हिलरी क्लिंटन का 2020 में अपोज किया था नॉमिनेशन, एंड उसने कहा था कि भाई हिलरी क्लिंटन जो है उसने हमको ग्लोबल पुलिस बनाया हुआ था और जिन वॉर्स में हमको नहीं जाना चाहिए था हमको वहाँ भेजा है। इस बात पे उसको थ्रेड बना करके वॉच लिस्ट में डाल दिया। और शी वॉज सर्विंग कांग्रेस वुमन और शी वॉज स्टिल द मेंबर ऑफ कमिटी ऑन इंटेलिजेंस, कमिटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी कमिटी, और वो सिक्योरिटी थ्रेट भी थी साथ में। कल MSNBC में रात में 4-5 बजे के करीब सुबह में उठा तो मैंने देखा तो अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसके बाद डिस्कशन चल रही थी। सारे पैनलिस्ट CNN पे, MSNBC पे, वो सो कॉल्ड लिबरल जो कि बेसिकली नियोकॉन्स के माउथ पीस हैं, जितने भी वॉर क्रिमिनल्स हैं अमेरिका में वॉल स्ट्रीट के, उनको जो है वो सारे के सारे बैठ के कि अरे ये तो सेनेट से अप्रूव ही नहीं होगा, कह रहे तो कल तक तो सिक्योरिटी थ्रेट थी। एंड शी इज़ अ वुमन ऑफ कलर, ठीक है, शी इज़ अ हिंदू, और उसके प्रति जिस तरह का घृणा और जिस तरह का उसका मजाक उड़ा रहे थे बैठ के, मतलब सर ये वो लोग हैं जो लिबरलिज्म की बातें करते हैं, LGBT की बातें करते हैं, फेमिनिज्म की बातें करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। दे कांट जस्ट स्टैंड कि इतिहास में पहली बार कोई महिला डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बन जाए, वो भी वुमन ऑफ कलर, और वो भी माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से आकर के। तो सर ये जो हमको जो सर, और इसने बेसिकली क्या बोला था, इसने ये कहा था कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ड को स्पेशल एनवॉय बना के सीरिया भेजा था असद के साथ मिलने के लिए। शी वेंट देयर, उसने रियलिटी देखी, चीज़ें पता की, एंड आकर के उसने डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला कि यार हम ज़बरदस्ती उस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं, हमने ये वो वॉर जस्टिफाइड ही नहीं, हम अनजस्ट वॉर लड़ रहे हैं वहाँ पे। बस इतना बोला था उसने, और आकर के पब्लिकली असद को टेररिस्ट नहीं बोला। और उसने कहा कि अगर हम ज़्यादा इसमें घुसेंगे तो एक तो हम रशियन कन्फ्रंटेशन में भी जाएंगे विच वी शुड अवॉइड, और दूसरा एक चलता फिरता देश खत्म होगा, और उससे बड़ी प्रॉब्लम तो कह रहे अभी आईसिस है कि अगर इफ सीरिया कोलैप्सेस तो आईसिस तो फिर अनस्टॉपेबल हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट शी रिकमेंडेड। तो ट्रंप ने उसकी बात मान ली। इस बात को लेकर के उसके पीछे तब से पड़े हुए हैं सारे नियोकॉन्स और लिबरल्स। तो सर अब अगर यूक्रेन वॉर को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि मैं अपना एक बंदा भेजूंगा और ही विल डील विद रशिया एंड यूक्रेन, पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ बात करके इस मामले को रफा दफा करेंगे। तो सर ये जो डेमोक्रेट लिबरल्स आते हैं ये वॉर शुरू करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप आता है ये वॉर्स क्लोज करता है। ये आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, ये जो डीप स्टेट है, ग्लोबल डीप स्टेट जो कहीं सामने नहीं आती, ये पूरी दुनिया चला रहे हैं। ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां जो बहुत है। ये जो लोग हैं ये कहीं सामने नहीं आते। मैंने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया था, आई थिंक सो अबाउट 10 days ago। उसमें मैंने यही लिखा था कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, इंडियन वैल्यू सिस्टम ऑफ परिश्रम, कर्मा, धर्मा एंड टेकिंग एवरीबडी अलॉन्ग, पूरा वासुदेव कुटुंब वाला जो कल्चर है, ये हमारे कल्चर में है, भारतीय कल्चर। एंड ये बहुत बड़ा कारण है जहाँ अमेरिका आज पहुँचा है।
आप देखें जो टॉप CEOs हैं अमेरिका में, टॉप CEOs, दे आर ऑल ऑफ इंडियन ओरिजिन। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, पेप्सी रही हैं, मास्टर कार्ड, जो भी है, अडोबी, जो भी आप कंपनी देख लीजिए, इसमें या तो टॉप गए होंगे या टॉप मैनेजमेंट में यू विल फाइंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये तो लास्ट इलेक्शंस हैं, इसमें भी अभी आपने इनका नाम लिया, तुलसी गवाड़, दो शी इज नॉट बॉर्न इन इंडिया और शी इज दिस थिंग, हाँ शी हवाईयन, हाँ, बट जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हैं उषा, उषा वैंस, अब उषा वैंस आंध्र प्रदेश से, आंध्रा से है। तो जब वो 20 जनवरी को शपथ लेंगी, शी विल बी द फर्स्ट हिंदू, द सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ निकी हेली इन देयर इलेक्शंस। सर लेकिन एक चीज़ है, निकी हेली, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, पंजाब के हमारे दो हैं, एक निकी हेली है और एक मेल वहाँ पे जो रो खन्ना, उनको ये था कि भाई हम प्रेसिडेंट बनेंगे, हम प्रेसिडेंशियल रेस में जाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्ट हुए तो वो कन्वर्ट हो गए कैथलिक में, ठीक है, कैथलिक क्रिश्चियनिटी में। उनको बताया लोगों ने कि तुम कैथलिज्म में कन्वर्ट हुए हो, जबकि मेजॉरिटी अमेरिकन्स तो इवेंजेलिकल्स हैं। तो सर वो दोबारा कन्वर्ट हुआ, ही कन्वर्टेड टू इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी। तो सर इनके तो ये हाल है। नहीं, वो तो है, बिकॉज दे हैव रियलाइज, बट वैल्यू सिस्टम इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग, आई वाज नॉट टॉकिंग ऑफ रिलीजन एज सच। मतलब मेरा ये कहना है कि जो DNA होता है ना, जो वायरिंग होती है, जो इंसान की एक वायरिंग होती है, वो जो वायरिंग हमारे लोगों की है, और उस वायरिंग से जब वो बाहर जाते हैं, दे डू वेरी वेल। यस, वो जो वायरिंग हमारे यहाँ पे जिसको हम कहते हैं संस्कार, और संस्कार घर से आते हैं। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, टीचर, ये वो। मेरा ये मानना है जो संस्कार है बच्चे में, किसी इंसान में, वो घर से आते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारे सब इंडियन फैमिलीज में ये जो संस्कार जो मैंने आपसे कहे वो दिए जाते हैं। इन संस्कारों को लेके, मतलब आप एक भी भारतीय परिवार मुझे बता दें जो बच्चे को रोज ना बोलता बेटा मेहनत कर, ठीक है, बेटा ईमानदारी से काम करो, बेटा ऐसे करो, वो जो चीज़ें हैं उसके माइंड में डाली जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जब वो बड़ा होता है ये वो इनग्रेन हो जाती है। तो आप पाएंगे कि जो विदेशी कंपनी हैं, जो गोरे लोग हैं, जो हमारे भारतीयों को विलिंगली एम्प्लॉय करते हैं, वो खुद बोट लेके हवाई में 15 दिन क्रिसमस में फिशिंग करके हुआ आइलैंड पर सो रहा होगा, बट जो उसने इंडियन एम्प्लॉय किए हुए हैं वो अपनी क्रिसमस की छुट्टियां छोड़ के, नए साल की छुट्टियां छोड़ के दफ्तर में काम कर। तो उन्हीं आदमियों के ऊपर, उन्हीं कंपनियों के ऊपर, उन्हीं की मेहनत पे ये जो व्यक्ति हैं इनके कारोबार फूलते हैं। और हमारे को भी सूट करता है क्योंकि हमारा व्यक्ति भारत में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, उसको वहाँ पे जो फ्रीडम मिलती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है, उसको जो भी उसका अपना सर्कल है उसमें जो उसको रिकग्निशन मिलती है, उसके भाव से उसको काम करता रहता है। तो आज के बट मेरा ये मानना है कि अगर हम अगले 10 साल में भारत में एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर सकें हर फील्ड में, जो कि काम, जो जितने स्टार्टअप्स हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, जैसे अभी हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की ही बात कर रहे थे, तो अगर भारत में इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है तो कम लोग बाहर जाएंगे। एंड मेरा ये मानना है कि एक स्टेज के बाद जब बहुत ज़्यादा धन भारतीय इकट्ठे कर लेते हैं बाहर, तो उनको अपना गोलगप्पे और चाट पापड़ी और ये सब वापस बुलाना स्टार्ट करते हैं। जो गांव की मिट्टी है, जो गन्ने के खेत हैं, जो हमारी त्योहार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो पतंग उड़ाने का कल्चर है, वो उनको कहीं ना कहीं 40-50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बुलाने लगता है। तो कुछ लोग तो ऑलरेडी ये कर रहे हैं आने की, कुछ लोग अब अगर ये इकोसिस्टम हमारे देश में। सर लेकिन सर फिर तो वही ब्यूरोक्रेसी ना, आपकी सैलरी प्रेसिडेंट की बेसिक से ज़्यादा नहीं हो सकती। नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट, आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर इज वेरी वेल भारत में। सर कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक है सर, बट आप ये देखिए ना कि जब आप बात करते हैं कि पॉलिसीज बनाएगा कौन, पॉलिसीज ड्राफ्ट कौन करेगा? जब तक आप उन लैटरल एंट्री का काम शुरू किया सरकार ने, ठीक है, लैटरल एंट्रीज लेनी शुरू की, इंडिया में अपोजिशन खड़ी हो गई और सरकार ने लैटरल एंट्री बंद कर दी। अब मतलब आप देखिए ना कि हमारे यहाँ सर ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे या वेस्ट में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का होने का कोई मतलब नहीं है, बिजनेस करना प्राइवेट लोगों का काम है। अमेरिका जैसे देश हैं जो अपना नोट भी खुद नहीं छापते,
प्राइवेट कंपनी छपवाते हैं और खुद खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ तो सर गवर्नमेंट सब कुछ ही करती है ना, और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स को शौक भी है, वो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि अभी जैसे मैं अभी देख रहा था, रेलवे के कोचेस बने हैं, नए कोचेस स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। उन कोचेस के अंदर क्या है कि प्रॉपर ड्राइंग रूम बना है, लिविंग रूम बना है बोगियों के अंदर ट्रेन की, और लगता है कि 5 स्टार होटल है अंदर। पता किया कि भाई ये किसके लिए बना है, ये उसके अंदर मीटिंग रूम बनी है, सब कुछ। क्या जो रेलवे के अधिकारी ट्रैवल करते हैं उनके लिए सोने के लिए डबल बेड, AC, ये वो सब कुछ, और बैठने के लिए लॉबी, ड्राइंग रूम सब ट्रेन के अंदर बना हुआ है। तो सर ये सब तो शौक है हमारे, तो हम क्या, मतलब आप बात कर रहे हैं कि मतलब हम प्राइवेट, थोड़ा टाइम लगेगा कॉलोनियल माइंडसेट जाने से। जो पीढ़ी हैं, मैं वही कह रहा हूँ, 10 मैंने आपको बोला ना, 10 साल लगेंगे मेरे मानने से थोड़ा माइंडसेट चेंज होने में। बिकॉज जब ये जेन जी वाले लोग, जो नई पीढ़ी है, जो इंटरनेट से पैदा मतलब उस समय से, जब से पैदा हुए इंटरनेट से वाकिफ़ है, ये जो जनरेशन जब आएगी, ये जो है थिंग्स विल चेंज। एक साथ जो 70 साल की लेगेसी है विल नॉट गो ऑफ, बिकॉज वी डिवाइड आवरसेल्व्स। भारत में इमीडिएटली क्लास बन जाती है, हमारे आपस में ही हर चीज़ स्टेटस सिंबल के हिसाब से होती है। हम अपना काम भी खुद नहीं करते, थैला भी खुद नहीं उठाएंगे, अगर साथ में कोई होगा तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे उठाने के लिए। तो हर पोजीशन, हर स्टेटस के साथ हम अपनी वर्क्स एंड प्रिविलेजेस को साथ लाते हैं। बट ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा चेंज होएगा आने वाले समय में, जब मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीज़ें सिलेक्शन होने लगेगी या रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे काम होने लगेंगे, जब मोर एंड मोर प्राइवेट सेक्टर एंड कॉरपोरेट्स हर चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। अब आप देखें, पहले आज से 15 साल पहले सारे हवाई अड्डे भारत में सरकारी होते थे, जैसे आपने कहा। बट अब विद प्राइवेट कंपनीज कमिंग इन, चाहे आप GVK ले लीजिए, GMR ले लीजिए, अदानी ले लीजिए, our infrastructure of airports and other things are improving a great deal. So that is the way ahead, that PPP model या जो भी आप कहते हैं, things will change, मेरा ये मानना है। सर एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOG। हाँ जी, DOG बड़े से वो एक डॉग के फेस के साथ I was seeing an apple। तो अब ये जो DOG है, इसमें इन्होंने, एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि डेमोक्रेसी इज नॉट द प्रॉब्लम, ब्यूरोक्रेसी इज। ये एलॉन मस्क का आज का ट्वीट है, एंड ही सेड कि वी डोंट वांट टू शट डाउन डेमोक्रेसी बट वी वांट टू क्लोज डाउन ऑन ब्यूरोक्रेसी। तो सर जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है सर, इस ब्यूरोक्रेसी ने तो अमेरिका की हालत ख़राब कर रखी है। एंड अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं, जो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अच्छा विवेक रामास्वामी हो चाहे एलॉन मस्क हो, दे आर नॉट नॉन सीरियस पीपल, दे आर सीरियस पीपल। उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां बनाई हैं, चलाई हैं सक्सेसफुली। एंड एलॉन मस्क अगर आज दुनिया में सबसे अमीर आदमी है, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो अगर वो कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इज अ कर्स एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट और द मोस्ट ऑफ इट, तो सर हमको भी तो सर कुछ सीखना चाहिए ना कि यस, वी नीड टू। हमारे जितने सरकारी विभाग हैं, हमारी जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगर आप बैकग्राउंड में जाएं। सर एक छोटा था, आप एयरफोर्स में जब आप एयर मार्शल थे और आप ये देखते थे, मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि कल तक जो सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री था या अर्बन प्लानिंग था, वो अगले दिन सुबह से आपका डिफेंस का सेक्रेटरी बन गया है। आपको कैसा लगता था, मतलब कि हाउ डिड यू फील? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर इनहेरेंट फ्लॉज इन इट। ये एक सिस्टम चला आ रहा है अंग्रेजों के टाइम से कि दी ब्यूरोक्रेसी, मतलब उनके एक डिफाइंड टेन्योर होते हैं एट सीनियर लेवल, 2 साल 3 साल जो भी रहते हैं, एंड दे मूव फ्रॉम मिनिस्ट्री टू गिव देम, बिकॉज इनका ये लॉजिक है कि जब वो छोटे लेवल पे था, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, जब वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो ही इज हैंडल्ड ऑल दिस पोर्टफोलियोज एंड he is one person who can do all kinds of roles in any this thing. But अभी ऐसा समय आ गया है कि you should have professionals। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एम्स के डायरेक्टर cannot be a bureaucrat, मतलब there is a doctor। ऐसे जो नहीं सर, इनका बस चले वो भी बन जाए। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे एविएशन हो गई ना, these are specialized fields in which you need professionals who can
be available. If you don't want to change overnight, if you don't want to say immediately, because change itself, you shouldn't do large changes in a running system, because then the system doesn't know how to. That's my take. You should do only incremental changes. Overnight you cannot overall, because the system won't know. So what I feel at this stage, you should have professionals as advisors and consultants who should be seated with you at par equally, and they should be advising and guiding you on प्रोफेशनल मैटर्स. बिकॉज अब जैसे एविएशन ही है, अगर आपको ग्रो करना है एज ए नेशन, आप इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट. सो एट दिस स्टेज आई फील द people who have been associated with aviation should form a part of the civil aviation industry, should be a part in the policy making, should be a part along with all the state governments to advise them, guide them. मतलब हेलीपैड बनाना है आपको, पहाड़ों में हेलीपैड बनाना है आपको, वो मालूम ही नहीं है हमको हेलीपैड किस साइज़ का होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, क्या ऑब्स्ट्रक्शन होने चाहिए, उसका जो हेलीकॉप्टर का जो डाउन वॉश उड़ता है, उससे जो पत्थर पेबल्स उड़ते हैं, उसके लिए कितनी जगह चाहिए, क्या अप्रोच पाथ चाहिए, कितनी लाइटिंग चाहिए, कितना क्लियर एरिया चाहिए, उसको सामने कितना एरिया चाहिए. बिकॉज हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा एरिया चाहिए होता है शुरू में उठ के, क्योंकि अगर लोडेड है तो उसको लेना है. अब ये तो आप छोड़ दीजिए, अभी तो नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है, जो दुबई और यूरोप वगैरह में, अमेरिका में अप्रूवल मिल गया, जायरोकॉप्टर्स. अब क्या है कि उनको अमेरिकन कंपनीज, इंडिगो हैज़ डन अ टाई अप, आई वाज रीडिंग विद एन अमेरिकन कंपनी टू स्टार्ट द जायरोकॉप्टर्स इन आवर कंट्री. अब माई गेस इज अनदर 4 to 5 years you will be traveling between Gurgaon to IGI in your gyrocopters, or you can travel, because अब रोड कम में जो ट्रैवलिंग का समय है वो इंसान नहीं है. हेलीकॉप्टर्स हमारे देश में सरप्राइजिंगली इतनी बुरी हालत में, बिकॉज आई वॉज इन द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस फॉर 2.5 मैन, आई सॉ वेरी क्लोजली. इतना स्कोप है हमारे देश में हेलीकॉप्टर्स का. Sao Paulo, I'm not talking of a developed country, I'm talking of a country of Indian power, Brazil, Sao Paulo. The city itself has 600 helicopters. The city of Sao Paulo in Brazil has 600. They use it for tourism, they use it for police, they use it for communication, they use it for evacuation, they use it for fire, they use it for हॉस्पिटल लाने के लिए, मतलब कहीं पे भी होता है, दे यूज़ हेलीकॉप्टर. अब हमारे देश में पूरे मिला के कुल 200-250 हेलीकॉप्टर. और सर हम वैष्णो देवी में यूज़ कर सकते हैं, तो सर हम बाकी इंडियन सिटी. हाँ, अब उसका जो इकोसिस्टम क्रिएट करना है, पूरे भारत में एक भी हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है. आप मानते हैं पूरे भारत में हेलीकॉप्टर सिखाने के लिए कोई एकेडमी नहीं है. जो हेलीकॉप्टर के 2-3 सिमुलेटर्स हैं, एंड बल्क ऑफ द पायलट्स ऑफ द बल्क, आई विल पुट इट एज हाई एज मोर देन 90 to 95% pilots who are flying helicopters in a country are ex-military pilots. Army, Navy, Air Force, Coast Guard, इनके मिला के सारे यही pilots हैं. तो there is a lot of scope for this thing. Things are happening. मतलब I'm not saying people are not trying. I'm not saying, but it could be done better. It could be done faster. It could be done in a better way by collective analysis. So आए दिन कुछ ना कुछ मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस होते. कुछ दिन पहले ही एक उसमें मैं आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग वेयर वी वर डिस्कसिंग हाउ टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन आवर कंट्री. बिकॉज भारत में फाइटर्स बन रहे हैं, LCA और उसका प्रोजेक्ट है जो चल रहा है. भारत में हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, ALH, प्रचंड वगैरह जो भी बन रहे हैं, बट कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं बन रहे. जो C295 वाला जो आया है वो भी TOT पे आया है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, हाँ, जो ओरिजिनल चीज़ें उन्होंने नहीं दी अभी भी. हम सिर्फ उसका 70-75% एट बेस्ट, वो कभी नहीं देंगे ना. हाँ, तो हमें खुद को अपना बनाना पड़ेगा. और जो उड़ान स्कीम है हमारी जो लॉन्च हुई है, जिसमें you want people to go from one place to the other place, say in Arunachal Pradesh, in Lakshadweep, in Andaman Nicobar और उत्तराखंड, पिथौरागढ़, ये धरासू जो भी है, नैनीताल, देहरादून, ये एरियाज़ में जो आप टूरिज़्म कह रहे हैं, तो मेरा ये मानना है हब एंड स्पोक टाइप सिस्टम होना चाहिए. मतलब एक व्यक्ति बड़े शहर से एक छोटी जगह से देहरादून पहुंच गया. नाउ देहरादून से ही शुड हैव ऑप्शंस कि मुझे 4 धाम यात्रा करनी है, मुझे नैनीताल जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे पिथौरागढ़ जाना है, मुझे, एंड देन ही अगेन कम्स बैक, गए फ्रॉम धारासू, टेक्स ए हेलीकॉप्टर, comes to Dehradun, from there he comes to Delhi and flies to New York. So that Dharasu guy can directly go to New York. मतलब that is the kind of connectivity I feel we should develop, and there is nothing which we cannot do.
my opinion. It is just that we need that kind of a ecosystem to develop. सर मूविंग ऑन, आप चाइना की बात कर रहे थे, चाइनीज एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, और उन्होंने एक मास प्रोडक्शन की एक इंडस्ट्री खोली हुई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की. मतलब वो साल का एक एयरक्राफ्ट कैरियर उतार रहे हैं. हाँ जी. मतलब इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं. अब जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि यार वो तो मतलब कहते हैं ना कि यार तुम बस वो स्टील पिघला करके और वो एक स्ट्रक्चर बना करके उतारते जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकली दे आर नॉट एज गुड एज द अमेरिकन्स, दिस एंड दैट. चलिए ठीक है, अंडरस्टूड. बट सर वॉल्यूम तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना. अब वो तो जब बैटल होगी, जब वॉर होगी, तब पता चलेगा कि मेरा एनालिसिस सही है या मेरा स्केप्टिसिज्म सही है. आई मीन दैट ओनली अ कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू टेल. फैक्ट जो है, हो सकता है कि वो उतने अच्छे भी हों जितना वो क्लेम कर रहे हैं. हम वी कांट से दैट. दूसरा, वो 5th जनरेशन फाइटर जेट कहते हैं ठीक है भाई, एक्चुअल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो उनके पास है नहीं. मैं कहता हूँ सर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में, अपने बारे में 10 क्वेश्चंस हैं कि स्टेल्थ एक्चुअली नाम की कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर्स, यूएस एयरफोर्स के हैं, उन्होंने पब्लिकली इसके ऊपर पेपर्स लिखे हुए हैं कि देर इज नो सच थिंग कॉल्ड स्टेल्थ. ठीक है, इट्स अ मिथ. व्हाट्स योर ओपिनियन कि चाहे J-20 हो उनका या जिस तरह भी वो 5th जनरेशन के उसमें डोमेन में कम से कम सर काम तो कर रहे हैं. हाँ, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. फेल हो रहे होंगे बट एक दिन सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. सी जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट जिससे F-22, F-35 जो देख के बना रहे हैं, सी आप ध्यान से देखिए, ये जितने देश हैं, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे रशिया हो गया, चाहे चीन हो गया, ये जितने स्टेल्थ जहाज बना रहे हैं, इसके 2 वेरिएंट्स हैं. तो एक ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखते हैं, एक ये एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं. तो जो टेक्नोलॉजी अपने जो डोमेस्टिक वाले हैं वो उसमें रेप्लिकेट पूरी की पूरी नहीं करते. क्योंकि अगर आपने, जैसे वो है ना कहावत है कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया बट पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखा. तो कुछ चीज़ ये अपने पास रखना चाहते हैं, ये मेरा मानना है. जो F-22 है, F-35 हैं, ये प्रूवन जहाज, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स में, वॉर्स में, अभी बेंगलोर में आए थे, एरो इंडिया में गया था लास्ट ईयर February 23 में. वहाँ खड़ा है, कोई भी अंदर जाए, एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ओपन है. बट अभी हुआई में एयर शो हुआ था 2 साल पहले, हमारे कुछ कोलीग्स गए थे, तो उन्होंने दूर पार्क करके रखा हुआ था चाइनीज़ ने, उनको नहीं दिखाया. फिर अगले साल कुछ लोग गए तो उनसे से बातचीत हुई, तो बोला कि इस बार ही वो पास था, फ़ोटो खींचने दे रहे थे, उनकी जो विंडो है जिसके अंदर वेपन्स लगाते हैं वो खुली हुई थी, उसके अंदर वेपन्स पड़े थे. अब वो कितना सक्षम है, वो कितना वो है, उन्होंने उड़ा के भी दिखाया है. बट जो कॉन्फिडेंस लेवल इसकी, जो यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री है, एक किताब आती है, उसका नाम मैं भूल गया, वर्ल्ड मॉडर्न एयरक्राफ्ट के ऊपर एक पब्लिकेशन हर साल छपती है, WDMAA बोलते हैं, एविएशन के ऊपर होती है. दे डू एनालिसिस ऑफ ऑल द एयर फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड कि आपकी नॉट ओनली कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी जो इकोसिस्टम है एविएशन की, उसमें आप कहाँ उतरते हैं. मतलब आपकी क्रू की क्या कैपेबिलिटीज़ है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कैपेबिलिटी, आपकी रिपेयर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपके एयरफील्ड्स कितने हैं, सपोर्ट सिस्टम, सारा लेके एनालिसिस करते हैं. उसमें आपको जान के खुशी होगी कि भारत चीन के ऊपर है. बट ये गैप ज़्यादा नहीं है. पाकिस्तान शायद 18वें नंबर पे है, चीन शायद उसमें पहले 2 US एयरफोर्स हैं एंड US नेवी हैं जो मैंने पढ़ा था. 3rd इज़ रशियन, देन US कोस्ट गार्ड एंड मरीन्स हैं, एंड उसके बाद 6ठे नंबर पे भारत है, एंड 7वें नंबर पे चीन है. तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये क्षमता है, जो ग्लोबल एजेंसी एवेलुएट कर रही है, जो ये कर रही है, दे मे हैव द एयरक्राफ्ट, दे मे हैव द 5th जनरेशन, दे आर वर्किंग ऑन 6th जनरेशन, दे आर वर्किंग ऑन अदर डेवलपमेंट्स. बट जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो एक एयर पावर को बनाती हैं, उसमें आई थिंक सो आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल, जैसे मिडिल ईस्ट में है कि जो भी नया खिलौना आया है खरीद लो, पैसे की कमी तो है नहीं. तो दैट डज नॉट मेक यू अ पावर. हाँ जी. हमारी जहाँ हम स्टैंड आउट करते हैं वैभव, मेरा एक ही मानना, बिकॉज आई हैव कमांडेड एयरफोर्स अकेडमी, आई हैव कमांडेड NDA. हमारी जो ट्रेनिंग है वो वर्ल्ड क्लास है. मतलब
आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, कोई देश नहीं है, मैंने NDC कोर्स किया, जो भी कोर्स किया हमने, सारे कोर्सेज किए, उसमें जो डिमांड आती है विदेशी देशों से उनके ऑफिसर्स को हमारे साथ कोर्स करने के लिए या ट्रेनिंग के लिए, अनप्रेसिडेंटेड। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो देश जानते नहीं हैं। तो मैंने जो आपको बोला था संस्कार जो है ना, वो जो उस संस्कार से जो ट्रेनिंग देते हैं, गुरु शिष्य जो रिलेशन है, जो गुरु उस भाव से सिखाता है कि जो मुझे आता है मुझे उसको देना है, ये जो चीज़ है ये वर्ल्ड को बहुत अट्रैक्ट करती है। और हमारे यहाँ पे भी जो लीडरशिप निकलती है फौज में, जो हमारे ऑफिसर्स बनते हैं, इंडिया में हमेशा तीन चीज़ कहता था कि लीडरशिप में 3 चीज़ होती हैं, व्हाट अ लीडर इज़, व्हाट अ लीडर नोज एंड व्हाट अ लीडर डज। तो जो व्हाट अ लीडर इज़ का जो भाग है वो NDA या इन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में, IMA, नेवल एकेडमी, इसमें तराशा जाता है। नोज ऑफ कोर्स ही डेवलप्स ड्यूरिंग हिज जर्नी इन द सर्विस, एंड व्हाट ही डज इज़ व्हेन ही गेट्स दोज अपॉर्चुनिटीज़, व्हेन ही गोज अलॉन्ग, उसको जब वो मौका मिलता है उस स्टेज पे आगे वो क्या करता है वो रहता है। तो समवेयर हमारी ट्रेनिंग एंड हमारी जो लीडरशिप है यूनिफॉर्म पीपल की, दैट स्टैंड्स आउट ग्लोबली। एंड इसी का कारण है कि अभी ये जो वायुसेना ने एक्सरसाइज की, इतने सारे देश उसमें आपने पढ़ा ही होगा या देखा ही होगा, मोर एंड मोर कंट्रीज हमारे साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं, आर्मी से, नेवी से, बड़ी बड़ी। इसका एक मुख्य कारण है कि ये सीखना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको जानना चाहते हैं। तो आई फील आज से तकरीबन 7-8 साल पहले एक लीक हुआ था। उस लीक में ये था कि इंडियन जो सुखोई 30 MKI जो है, जो इंडियन वर्जन है, they had outclassed the American F-16s in a air वो जो आपके जो वॉर गेम्स होती हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में। तो उसके बाद बड़ा मतलब ये उस पर इंक्वायरी हुई कि ये रिपोर्ट लीक कहाँ से हुए, रिजल्ट्स लीक कहाँ से हुए। 16-1 मेरे ख्याल से वाज द रिजल्ट ऑफ दैट। उसमें फिर डैमेज कंट्रोल के लिए एक वीडियो अमेरिका की तरफ से लीक की गई, और उसको लीक करके उसमें एक देयर वाज अ US ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, हु वाज सेइंग कि जो the capability of Sukhoi 30 MKI to just move 180 degree opposite in the air, तो कहते हैं कि उसकी बहुत तारीफ हो रही थी उस समय कि it had played a big role in getting those results। तो he said, तो उन्होंने he was addressing some people and he said कि people are talking about this but, and he was in uniform, ठीक है, और he said कि बट जब वो सुखोई 30 MKI जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करके बैक फ्लिप कर रहा होता है, तो इन द मीन वाइल वो बहुत सारा एल्टीट्यूड लूज करता है, ठीक है। तो क्या ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फायर इन द हेड ऑफ दैट डैम प्लेन द वे अमेरिकन स्टॉक। फिर उसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने प्रोटेस्ट किया उस वीडियो लीक के ऊपर, वो यूट्यूब पे पब्लिकली लीक की गई। तो जब US एयरफोर्स ने प्रोटेस्ट किया तो उसको US जो इंडियन एयरफोर्स ने प्रोटेस्ट किया तो US एयरफोर्स ने उसके ऊपर कहीं हम इंक्वायरी कर रहे हैं और हमने उस ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया, ये वो जो होते हैं। बट जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। लेकिन सर अब सुखोई 30 MKI के बारे में हम बात करते हैं, हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, हम इतने सारे एक्सरसाइजेस भी करते हैं, एंड वी ऑल्सो बीट देम, जो कि अब मैंने एग्जांपल देकर के प्रूव किया है। बट सर हम जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारा जो व्यू है, जो हम जितना जो हमारी कैपेबिलिटी है सर, वो हम ग्लोबली क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? मतलब इंडिया एज एन एयर पावर दुनिया की एयर फोर्सेस एक्सेप्ट करती होंगी, बट द ग्लोबल मीडिया डज नॉट एक्सेप्ट इट, द हॉलीवुड डज नॉट एक्सेप्ट इट। दुनिया के जो बाकी देश में रहने वाले लोग हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते। सी अगर आपको याद हो 2 या 3 ही पिक्चरें आई हैं एयरफोर्स में, भारत में, जो एयरफोर्स की थीम बेस्ड है। एक छोटा हीरो को दिखाएंगे एयरफोर्स में, थोड़ा सा वो ना मोटरसाइकिल चला रहा है, ये एविएटर लगा के, हाँ, वो 10-15 मिनट आधे घंटे का वो होगा। बट विदेश में जो यूनिफॉर्म को या इस लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाता है। इवन वेटरन्स डे वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे अगर अनाउंस होता है तो अमेरिका में
people give way for you to board the aircraft first. They give you way. Everybody moment like जब हम गए थे सर अभी वेटरन्स डे था परसों मेरे ख्याल से अमेरिका हाँ का जी। परसों नरसों था 11 तारीख को 11 नवंबर को था। तो मैं देख रहा था अमेरिका की जितनी भी बड़ी चेन्स हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे वो बफेलो विंग्स, जितनी भी उनकी बड़ी बड़ी डंकिन डोनट्स, सबके यहाँ पे ये ऑफर होता है, होड़ लगी होती है। वो कहता है कि कोई वेटरन आता है तो हम उसको 9 चिकन स्ट्रिप्स फ्री देंगे। आज हमारा कोई भी वेटरन आएगा तो हम उसको इतनी वही मैं कह रहा हूँ ना, एक कॉमन मैन के अंदर डे 1 से स्कूल से उनको बच्चों को मिलिट्री स्टेशन ले जाया जाता है, मिलिट्री यूनिफॉर्म लोगों को स्कूल में लाया जाता है, उनसे मिलाया जाता है। टीचर्स उनको स्पेशली बताती हैं बच्चों को कि यूनिफॉर्म लाइक कैसी है। फिर जो भी इन देशों की जो वॉर की वो हैं क्लिपिंग्स, वो इनको दिखाई जाती हैं। फिर इनके एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी से और बाकी जगहों से बोथ दे गो एंड विजिट ए फैसिलिटी और दी यूनिफॉर्म पीपल कम एंड दिस थिंग। एंड जो नरेटिव इनके डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स है, डिपार्टमेंट ऑफ DOD है उनके कंट्री में, नेटो का एक अपना वो है, जो वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जीते हैं उसको परेड होती है तो सारे देश के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं सड़क के दोनों। वो जो भाव है सेना के प्रति कहीं ना कहीं हमारे देश में लैक करता है। सर वहाँ पे सर बहुत सारे प्रेसिडेंट्स भी तो वेटरन्स रहे हैं। उनकी जो है, अब आप देखिए पुराने ज़माने में फौज में टिल भारत में भी टिल आई थिंक सो 50s you didn't have to go through a process to become an officer. It is that राजे महाराजे, of course the kings had to be. आप UK में देखिए, जितनी रॉयल फैमिलीज हैं पूरे यूरोप में देखिए, all royal family people are in uniform. They have to be in uniform to be accepted. जो सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए you have to, kings, queens, उनके बच्चे, क्वीन एलिजाबेथ was also in uniform. तो ये कहीं ना कहीं जो टॉप फैमिलीज हैं या टॉप वो है, दे रिलेट। एंड देन इवन पीपल जो फौज से निकल भी गए हैं, जो रिटायर भी हो गए हैं, उनको गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उनको ऐसी पोजीशन में, और उनको लेटरली देयर आफ्टर दे टेक अप दिस कॉज। एंड पैरेलली जो इकोसिस्टम है एजुकेशन का, कंट्री का, जो पढ़ाना लिखाना या जो संस्कार जो मैं आपसे कहता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं ये नरेटिव जरूर है कि इन्होंने आपके लिए बलिदान दिया। कल ही एक सूबेदार का मंडी में शब्द जा रहा था तो मैंने उस पर ट्वीट किया था कि मैं कहा फ्रीडम इन इज़ नॉट फ्री, इट कॉस्ट सोल्जर्स। हम अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के हम अपने, एक वीडियो है जिसमें अभी आर्मी एक गन को 17,800 फीट पे लद्दाख में लोगों, मैंने उसमें लिखा, मैंने उनको लिखा कि आप में से जो भी लिख रहे थे कोई भी इस अल्टीट्यूड पे गया नहीं हुआ, आपको मालूम नहीं है 18,000 फीट पे आदमी वैसे ही हाइपोक्सिक हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और आदमी यहाँ से वहाँ चलने में उसका सांस फूल जाता है। तो इसीलिए 5-5, 6-6 दिन का एक्लिमेटाइजेशन चाहिए होता है इंसान को। और हम उसके ऊपर सियाचिन में और उसमें हमारे जवान उस टेम्परेचर और कंडीशन में लड़ रहे हैं, और उसके लिए जो जज्बा चाहिए वो एक एवरेज भारतीय को मेरे हिसाब से नहीं मान। एंड सर मेरे सर फ्रेंड्स हैं फौज में, हाँ जी, आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देम फाइटिंग, हाँ जी, क्योंकि वो 2 बार होके आ चुके हैं तो तीसरी बार उनको फौज नहीं भेजना चाहती, लेकिन वो जिद करते हैं यार मेरे को। एक नशा है, एक जुनून है, ये नहीं समझ पाते लोग। जो देश के लिए काम करने का जो जज्बा है, देशभक्ति का जो ये जज्बा है, जो सेल्फलेसली काम करने के लिए जो आदमी उस दौर से गुजरता है, इट्स एन एडिक्शन। वो 24-24 घंटे काम करते हैं, उनको दिन रात ये नहीं है, उनकी इज्जत, पलटन की इज्जत, बटालियन की इज्जत, नाम नमक निशान जो लोगो है, लोग 24-24 घंटे काम करते हैं। बट एक एवरेज भारतीय ये नहीं, मतलब आई ब्लेम बोथ वेज, बिकॉज हम यूनिफॉर्म में रह के बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स डू नॉट लाइक टू openly go out and interact with them. And on their part also as a institutions हमारी जो हैं they also don't merge with. So we move in silos. एक silo जो यूनिफॉर्म के बाहर वाला है, they have an opinion about people in uniform,
and people in uniform have very less interaction. Only at senior level when you come, then you start dealing with bureaucracy, corporates, industry at that level to work for your projects and this thing. But average, I'll put it as high as say 85% people have no contact with anybody outside. So I feel at a national level or in education level or culturally in families, more and more लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए through your medium और जैसा भी है. And it's a good step I feel जो आप calling uniform people to speak to you. And more and more people should come and discuss life in uniform, life in this thing. And मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों यूनिफॉर्म हैं. हाँ. तो इससे अच्छा मैं उदाहरण आपसे क्या दे सकता हूँ कि इससे अच्छी कोई लाइफ नहीं है, इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है, इससे अच्छा कोई देश के प्रति काम नहीं है कि आप निस्वार्थ निस्भाव अपनी सेवा कर रहे हैं. दो के दोनों 2 अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस में. सर, मूविंग ऑन सर, एक लास्ट में व्हाइल वी बिफोर वी कंक्लूड दिस टुडेज डिस्कशन, हाउ होपफुल आर यू कि इंडिया में जो ये हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, हम जो आपने आत्मनिर्भरता की बात शुरू आपने आत्मनिर्भरता से करी, आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया हम सुनते आ रहे हैं, काम भी हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बहुत काम हुआ है, बट इट्स अ लॉन्ग रोड. हम हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कि कितना समय हमको लगेगा अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सस्टेनेबल हो सकते हैं डिफेंस में, इन हाउ मच टाइम? बड़ा कठिन प्रश्न पूछा आपने. बहुत सारे आर वी गोइंग टू सी इट इन आवर लाइफ टाइम्स? यस सर्टनली यस. मेरे हिसाब से परपेचुअली आप देखा जाए देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है. मतलब एक जगह ख़त्म हुआ तो जो टॉप लीडरशिप है उसके पास इन चीज़ों को देने के लिए समय नहीं है. इन द सेंस दे फाइंड टाइम, बट जो तवज्जो या जो देनी चाहिए उतना आ नहीं पाता. दूसरा, एक्सपर्टीज लेवल उस पर्टिकुलर फील्ड में और होनी चाहिए. तीसरा, इंडस्ट्री का क्या भाव है कि हमने X इन्वेस्ट किया तो हमारे को 2x 3x कब मिलेगा. बट मेरा ये कहना है कि अगर आप रिटर्न्स के प्रति ना देखें, मतलब एवरीथिंग इज़ नॉट लुक्ड इनिशियली एट द बिजनेस मॉडल, बट उनका ये मानना है कि हम मशीनें इंपोर्ट करें, हम ये करें, हमारे को ऑर्डर्स नहीं मिले, तो वो भी रिलक्टेंट हैं. तो अब वही चीज़ अगर बाहर में आपको सस्ती मिल रही है, उसको इंडिया में ला के इम्पोर्ट करके यहाँ मैन्युफैक्चर करके हम बनाएं, और जो एंड यूज़र है वो बोले कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है या इसका वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो उनको ये डर रहता है. तो इस वक्त हम उस फेज़ से गुजर रहे हैं कि एवरीबडी इज़ टेस्टिंग द वाटर, चाहे वो स्पेस का वर्टिकल हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स का हो, चाहे वो मिसाइल्स का हो, चाहे ड्रोन्स का हो, जो भी वर्टिकल्स डिफेंस रिलेटेड हैं, इस टाइम पे क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर वर्किंग इन दिस थिंग. अब पीछे अगर आपने देखा हो तो एक कंट्रोवर्सी आई थी कि ड्रोन्स में जो चाइनीज़ मदरबोर्ड लगे हैं आफ्टर ये पेजर और जो हुआ था पेजर अटैक्स. हाँ जी. तो उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ब्रेन्स हैं हमारे देश में, द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड आर इन आवर कंट्री, बट समहाउ इन लास्ट many years we have not paid attention to manufacturing. We remained as a, हमारा देश एक सर्विस सेक्टर के तौर पे रह गया, कॉल सेंटर बनी है. हाँ जी. तो अब ये जो स्टार्ट हुआ प्रोसेस सर्विस सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ, सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर बनने की तरफ, ग्लोबल पावर बनने की तरफ, ये एक प्रारंभ हुआ है. मेरे मानने से 10 से 15 साल लगेंगे. मतलब अब आज हम 2024 में हैं. बाय द टर्न ऑफ अराउंड 2035 to 2040, माई गेस दैट the way we have started, we would be manufacturing most of the things here, we would be exporting things, we would not have इतने ज़्यादा लोग जो विदेश जाने के चक्कर में हैं. हम एक सेल्फ रिलायंट और एक 2035 के आसपास, मेरा मानना 35 से 40 के बीच में हम इस दौर में पहुंचेंगे जहां कई देश अभी ऑलरेडी हैं. सर एक सॉरी, मैं एक क्वेश्चन मैंने जो कि इंट्रो में कहा था इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ
इसके ऊपर सर हम अलग से एक पूरा डिटेल्ड पॉडकास्ट भी करेंगे, हाँ जी। क्योंकि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही अपने आप में। बट इन शॉर्ट सर, अगर आप मैं व्यूअर्स को बता दें कि जो डिफरेंस है जो ईरानियन एयरफोर्स में और इजरायली एयर पावर, वो तो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास दे हैव एवरीथिंग अंडर द स्काई। हाँ जी। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी खुद भी बनाते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ भी खुद ही करते हैं वो, मतलब दे आर द ओनली पीपल हु आर अलाउड टू डू दैट विद अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स, बाकी तो किसी को अलाउ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ईरानियन और जो इजरायली कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सर दो चार सर हमें चीज़ें सीखने को क्या मिली हैं, एंड हाउ डू यू थिंक दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज चेंज्ड द वी परसीव एयर कॉन्फ्लिक्ट्स? सी, अगर आप मैप देखें, जब आप लगाएं, अगर आप मैप लगा दें साथ तो अच्छा रहे। उसमें अगर आप देखें तो इजराइल से ईरान को जाने के समय यू हैव टू क्रॉस एरियाज ऑफ जॉर्डन, क्रॉस एरियाज ऑफ सऊदी अरेबिया। सो फर्स्ट स्टेप मतलब जो 100 जहाज उस दिन निकले हैं, मैंने उसके प्रति ट्वीट भी किया था, मैं वो भी लगा दूंगा। हाँ, ट्वीट आप डाल दीजिए कि आने वाली सदियों में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ईयर्स, सदियों में ये एयर कैंपेन एयर पावर में पढ़ाई जाएगी। इट इज़ सो गुड, इट इज़ सो गुड। हम जब तैयारी कर रहे थे अपने स्टाफ को के लिए या एयर पावर की पढ़ाई, तो हमारे को ओसी इराक पे जो स्ट्राइक की थी इराक पे इजराइलिस ने, या इन्होंने अपनी इवैक्यूएशन की थी एनटीबी में, या इन्होंने गोलन हाइट्स जो कैप्चर की थी 67 वॉर में, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। बट उसका इस एज में आके एक लाइव डेमो देखना, ये 26 अक्टूबर इसी साल को हमने देखा, जबकि 100 जहाज इजरायली एयरफोर्स के निकले और वो अपने ईरान में जाके इन देशों के ऊपर से उड़ते हुए टारगेट्स को अटैक करके सेफली इजराइल वापस आ गए। ये डिस्टेंस करीब 2-2.5 हज़ार किलोमीटर का है वन वे। उसमें कितनी प्लानिंग गई होगी, कितने कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए होंगे, कितना सैटेलाइट का यूज़ होगा, कितने जैमर्स का यूज़ होगा, कितने इन्होंने चीज़ें पहले ही नलीफाई की होंगी, जो एयर डिफेंस की या उनके रडार्स की, कितनी चीज़ें इन्होंने उन जहाज़ों में जैमर्स लगाए होंगे विभिन्न उस पैकेज में, जो इन चीज़ों को मेन स्ट्राइक से बचाए। कौन से वेपन्स यूज़ करने हैं। जब इन्होंने इजराइलीज ने अटैक किया था हिजबुल्लाह की लीडरशिप को, जो बॉम्ब्स उन्होंने यूज़ किए थे टू टेक डाउन इन बैरूत वर डीप पेनिट्रेटिंग रनवे बंकर बस्टर्स। तो इस टाइप के एज पर द टारगेट जो वेपन्स ये लेके गए हैं, इसकी जो प्लानिंग हुई होगी, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड ये जो कैंपेन है, इसकी बहुत कम डिटेल्स बाहर निकली हैं, बिकॉज इट इज़ ऑफ कोर्स उन्होंने एक छोटा सा दे के छोड़ दिया। जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता। ये हमेशा आप याद रखना। जो छोटी चीज़ें होती हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसका बहुत ढिंढोरा पिटता है, और जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो क्वाइटली हो जाती हैं। तो मेरे मानने में इससे बड़ी आज तक की एयर ऑपरेशन दुनिया में ना प्लान हुई है, और आई डोंट नो अगली बारी कब होगी ऐसी। बट जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो एयर पावर है वो सबसे ज़रूरी है किसी देश के लिए, और एयर पावर एक ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली रिजल्ट लाती है। अब वो देश जो आपसे 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर है, उसको आप कैसे बता सकते हो कि तुम अगर इससे ज़्यादा बढ़े तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये जो चीज़ है वो है। एंड आपका मानना ठीक है कि हमें जो इस चीज़ों पे बहुत ध्यान, इसमें कहीं ना कहीं जो इजराइल काम कर रहा है, जो पिछली कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे वो 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ उन पे अभी, उससे एक सबक मेरे मानने से इजराइलीज़ ने लिया कि हमें जो अगर इनसे सबसे इकट्ठा अगर करना है, हमें टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए, और उन्होंने वही किया। इनकी जितनी एनर्जी गई है ये पिछले 1 साल प्लस जो भी हुआ है, मोर एंड मोर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने हर चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, उससे हम कैसे मॉडिफाई करके उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मदद मिली है उनको बाकी अलाइड देशों से, कुछ उनकी अपनी इंडस्ट्री इतनी सक्षम है, और उनका हमेशा ये मानना है कि अगर कोई भी कल को हाथ खींच ले पीछे से, मतलब हमारे को नहीं दे, तो हम ऐसे नहीं है कि हम टोटली हाई एंड ड्राई रह जाए। तो उन्होंने अपना जो डिफेंस का इकोसिस्टम बनाया है, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। इन माय ओपिनियन देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू सो मच सर, आप आए, एंड आई होप कि
आप आते रहेंगे। और मेरी और सर की का एक एग्रीमेंट हुआ है, वर्बल एग्रीमेंट, नॉट ऑन अ पेपर, कि हम रेगुलर पॉडकास्ट करेंगे और जो भी ग्लोबल इवेंट्स होंगे उनके ऊपर हमारी बातचीत चलती रहेगी। और आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जो ट्विटर हैंडल वगैरह है, जो सोशल मीडिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से जो लोग भी चाहते हैं फॉलो करना, वहाँ जा करके आप सर को फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, वो प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ओपन है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें डिफेंसिव ऑफेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।